सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग इस समय लगातार आप लोग की सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस हम लोग चला रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर वाइज आपका रिवीजन करा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने संस्कृत विषय में आप लोग का फर्स्ट लेसन जो है आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में, इसके अंतर्गत हम लोगों ने आपके बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। और दोस्तों, आज हम जो आपका सेकेंड चैप्टर है आपके संस्कृत विषय में संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी, तो संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी के अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा अगले वीडियो में हम देखेंगे सभी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमालय हिमम पतति में किस शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है? दोस्तों, हिमालय से हिम निकलता है यानी कि बर्फ निकलता है, तो बर्फ निकलता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो संज्ञा है किस पर वाक्य प्रयोग किया गया है, तो किस शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है? हिमालय शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बालकाह दिया हुआ है, हिमालय दिया हुआ है, राजानह दिया हुआ है, वृक्षे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका प्रयोग हुआ है? हिमालय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों, जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसकी परिभाषा होती है वे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हुआ, नदी हुआ, नगर हुआ, पर्वत हुआ। मनुष्य का मतलब क्या? बहुत सारे मनुष्य हैं, सबके नाम अलग अलग है ना। पर्टिकुलर आप किसी एक मनुष्य के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अगर ढेर सारा समूह वहां पर एकत्रित है मनुष्यों का, तो आप सिर्फ और सिर्फ मनुष्य बोल रहे हैं, उनको मानव बोल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं पर्वत की, तो पर्वत सिर्फ हम कह देते हैं पर्वत है, लेकिन पर्वतों के भी अलग अलग नाम होते हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, इस तरीके से अलग अलग नाम होते हैं। तो इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर शब्द हम यूज कर लेते हैं किसी एक जाति के लिए, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है मित्र या मित्रम, सूर्य, काकः या ये सभी। तो दोस्तों, सूरज तो केवल एक ही है जो सुबह निकलता है, आप देखते हैं सूरज तो सिर्फ एक ही है, आप सभी को पता है। काका मीन्स कौवा, कौवा तो पक्षी है, तो इसके लिए जातिवाचक संज्ञा पक्षी होगा, क्योंकि सभी पक्षियों में ही कौन कौन आएगा? कौवा आएगा, तोता आएगा, कोयल। तो यहाँ पर दोस्तों काकः और सूर्य ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मित्रम। अब मित्र क्यों हुआ? क्योंकि मित्र तो आपके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, लेकिन आप सभी को क्या कहते हैं? ये मेरे फ्रेंड है। अब आपके पर्टिकुलर सभी फ्रेंड्स का अलग अलग नाम होगा ना, तो यहाँ पर सबके लिए आपने क्या लगा दिया? खाली फ्रेंड्स लगा दिया या खाली मित्र बोल दिया आपने कि ये मेरे मित्र हैं। लेकिन पर्टिकुलर आपके सभी मित्रों का कोई ना कोई अलग अलग नाम होगा। तो ये जो मित्र शब्द है ये मित्र के लिए प्रयोग होता है, यानी कि ये मित्र जाति के लिए प्रयोग होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मयूर का द्विवचन है। ऑप्शंस है मयूर, मयूरो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मयूरो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शंस है स्टील, दूध, घी या ये सभी। तो दोस्तों, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसकी परिभाषा होती है वे शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे कि दूध हुआ, घी हुआ, लकड़ी हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, स्टील हुआ, तो ये सभी होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए स्टील दिया हुआ है, धातु है, दूध दिया हुआ, दूध क्या द्रव्य है, घी दिया हुआ है, घी क्या है? घी आप सभी लोग को पता है ये जम भी जाता है और ये द्रव्य की तरह भी व्यवहार करता है, ठोस की तरह भी व्यवहार करता है, तो भी ये क्या है? पदार्थ ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नद्याः जलम मधुरम अस्ति वाक्य में संज्ञा है। दोस्तों, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ होगा नदी का जल बहुत ही मीठा होता है। अब देखिए इसमें कहा गया है इसमें संज्ञा क्या है, तो आप सभी लोग को पता है संज्ञा क्या है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मधुरम मतलब मीठा, अस्ति मतलब है, क्या है? नदी का जल। तो नदी का जल यानी कि नद्याः और जलम ये दोनों ही संज्ञा हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये दोनों ही क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है
ऐसी वस्तुएं जिसको आप फील कर सकते हो, केवल आप महसूस कर सकते हो, उनका भाव निकाल सकते हो, वो उनको आप देख नहीं सकते हो। तो बहुत ही सीधा सा मतलब है। अब आप देखिए, मधुरम मतलब मीठा, मोदकम मतलब लड्डू, विद्यालयम मतलब स्कूल या विद्यालय आप बोल सकते हैं, या कोई नहीं। दोस्तों लड्डू को, विद्यालय को आप देख सकते हो, लेकिन जो मधुरम है मतलब मीठा, इसको आप क्या कर सकते हो, जब आप कोई चीज खाते हो तो आप महसूस करके बताते हो ना कि आप ये चीज मीठी है, ये चीज कड़वी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करते हो, उसको फील करते हो उस चीज को। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुरम। ठीक है, इस तरीके से मीठा जो है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अगर मैं भाववाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करूं तो ये होते हैं वे शब्द जो किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, वीरता, ये सभी चीजें, बुढ़ापा, नाराजगी, अमीरी, गरीबी, गर्मी, सर्दी, ये सब क्या करते हो, आप फील करते हो। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए भाववाचक संज्ञा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं। केवल मैं एक चीज आपको बताऊंगी, आसानी से आप समझ जाएंगे। इकारांत मतलब छोटी ई आ रही है, तो आपको खोजना क्या है, चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि किस ऑप्शन में जो लास्ट वाला अक्षर है, जो सबसे बाद वाला अक्षर है, उस पर कौन सी मात्रा, उस पर छोटी ई की मात्रा हमको चाहिए। जो लास्ट अक्षर है उस पर छोटी ई की मात्रा चाहिए। तो आप देखिए, मुस्का में नहीं है, पितामह में नहीं है, कवि में है। तो बस यही हो गया इकारांत पुल्लिंग। अब यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, कवि। तो कवि शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, कवयित्री। कवयित्री बहुत बार एग्जाम में आप लोगों के पूछा गया दोस्तों। अगर मैं आप लोगों के डीएलएड एग्जाम की बात करूं, यहाँ पर भी पूछा गया है, और आपके यूपी टेट एग्जाम में भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवयित्री होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, उकारांत नपुंसक लिंग का उदाहरण है। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर उ आया है तो लास्ट में किस शब्द के लास्ट अक्षर में छोटा उ की मात्रा लगी हुई है, लास्ट अक्षर में आपको देखना है। तो कर्तिर में तो नहीं है, मधु में है, वारी में तो छोटी ई की मात्रा लगी है, ये तो इकारांत हो गया। पुष्प, पुष्प में तो कोई मात्रा ही नहीं लगी है लास्ट के अक्षर में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधु। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो। अगर यहीं कहीं अकारांत लिखा होता तो अकारांत में, अकारांत शब्द में आता है राम, श्याम, इस तरीके से, जिसमें केवल अ होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन है 2, 3, 5, 4। अब दोस्तों ये आपका संस्कृत विषय है, तो संस्कृत विषय में आपका जो आपकी जो संज्ञाएं होती हैं वो केवल होती हैं 3। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि संस्कृत विषय में केवल 3 संज्ञा होती है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वो 3 संज्ञा कौन कौन सी होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इसके अतिरिक्त समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी होती हैं, लेकिन इनको संस्कृत विषय में नहीं लिया गया है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा, इनको भी, चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन अब यहाँ पर संस्कृत में आपका जो विषय है इसके अंतर्गत आपकी बुक में केवल 3 ही संज्ञाएं दी गई हैं, तो इसलिए राइट आंसर आप ऑप्शन बी को ही लगाएंगे। ठीक है, 3। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं रामाय, सूर्य, काक या ये सभी। तो दोस्तों रामाय, राम किसी का नाम है, सूर्य तो केवल एक ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया, यूनिक है। इसके अलावा काक है, कौवा भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से रामाय, सूर्य, काका ये सभी नाम हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिंग के कितने भेद होते हैं। दोस्तों संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, संस्कृत भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वचन भी 3 ही होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। तो लिंग और वचन दोनों ही 3 होते हैं, और संज्ञाएं भी 3 ही दी हुई हैं आपके सिलेबस में संस्कृत में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से नपुंसक लिंग का शब्द छांटिए। नदी, चंद्रमस, मुनि या फिर वारी। दोस्तों नदी शब्द स्त्रीलिंग है, चंद्रमा शब्द पुल्लिंग है, मुनि शब्द भी पुल्लिंग है, लेकिन जो वारी है, वारी मतलब होता है जल, जल मीन्स पानी, आप सभी को पता है, जो पानी होता है वो आता है नपुंसक लिंग में।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, राकेह शब्द में प्रयुक्त वचन है। ऑप्शन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर एक वचन व बहुवचन दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक वचन और बहुवचन दोनों ही होते हैं। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट है और इसका आंसर भी उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को पता होगा। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहें। दोस्तों इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं हमने उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आसानी से आप सभी विषयों को देख सकते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के, और किस विषय को कैसे पढ़ना है कम समय में। आप चाहें तो पूरे विषय को दोहरा सकते हैं। इस तरीके से भी हमने सभी विषयों के वीडियोस बनाए हैं। तो वो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उनको जरूर देखिएगा। अगर एक बार आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आप लोग अगर एक विषय का भी देख लेंगे तो आप लोग सभी विषयों का जरूर देखेंगे, क्योंकि इतना आसान हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए पढ़ना, क्योंकि उसमें इतने अच्छे से मैंने सभी टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में समेट दिया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमें भी पता चलता है कि आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। आप सभी लोग को अच्छे से पता है दोस्तों कि आप लोग जितना अच्छा एग्जाम में मार्क्स गेन करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही फायदा रहेगा आगे चल करके, क्योंकि यही सब नंबर आपकी मेरिट को बनाते हैं और यही सब आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड के मार्क्स भी। तो चलिए अब लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। गुण, दोष और अवस्था या दशा जो बताते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है भाववाचक संज्ञा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पूरा आप लोगों का बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके कॉलेज का, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, जहां पर भी आपको लगे किस वीडियो की आवश्यकता है वहां पर जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन इससे जुड़ सके और लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।